प्यारे बच्चों, आशुतोष में आपका स्वागत है। यह परसेंटेज का पार्ट 15 है। इसके पहले मैंने परसेंटेज के ऑलरेडी 14 पार्ट्स जो है यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले आप उन पार्ट्स को देख लीजिए, क्योंकि जब आप उन पार्ट्स को एक बार देख चुके होंगे तो आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इस पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चंस लिया हुआ है और आज हम इस सीरीज में 200 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और इस पार्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये वीडियो जो है कि लगभग 1 घंटे की बनेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन शुरू किया जाए। लिखा हुआ है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। उसकी जो भी इनकम है 75% हिस्सा खर्च कर रहा है, और जब उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो व्यय भी 20% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत बताइए। मतलब उसकी आय अगर 20% बढ़ जाएगी, उसकी सेविंग भी 10% बढ़ जाएगी, तो उसकी सेविंग्स में उसकी उसकी बचत भी कुछ ना कुछ बढ़ेगी। ठीक है, तो बचत कितनी बढ़ेगी वो निकालना है। व्यय उसका 10% बढ़ रहा है, आय 20% बढ़ रहा है, तो सेविंग्स में कितनी इंक्रीमेंट होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो लिखा है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। उसकी आय जो है हमने मान लिया उसकी आय 100 रुपए है। ठीक है, और इसका अगर वो 75% खर्च कर देता है, 75% अगर वो खर्च कर देता है तो 75% जो है कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा 75 रुपीज। 75 रुपीज हो जाएगा इसका क्या? खर्च। ठीक है, 75 रुपीज का क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। ठीक है, और अगर 75% इसका खर्च करता है तो बचेगा कितना? बचेगा 100 माइनस 25, मतलब 25% इसका बच रहा है। 25% अगर हिस्सा बच रहा है तो 100 का 25 कितना होगा? 25% 25 रुपीज होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा बचत 25। अगर यदि 100 रुपये वो कमा रहा है तो 75 रुपये खर्च कर दे रहा है और 25 रुपये बचा रहा है। ठीक है, अब अगला बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। यदि उसकी आय जो है 20% बढ़ जाती है, अगर उसकी आय में 20% का इंक्रीमेंट लग जाता है, ठीक है, 20% उसकी आय बढ़ जा रही है। ठीक, तो उसकी आय जो है बढ़ करके कितनी हो जाएगी बच्चों? बढ़ करके हो जाएगी 100 में 20% बढ़ेगा तो 100 का 20% 20 होता है। 20% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी व्यय भी 10% बढ़ जाती है। उसकी व्यय जो है ये 10% बढ़ जाती है। तो व्यय पहले कितना था? 75% था, मतलब 75 रुपए था। अगर 100 रुपए का 75% 75 रुपए होता है तो 75 रुपए में 10% बढ़ेगी ना। तो 75 रुपए में 10% बढ़ेगी तो 75 का 10% कितना होगा? 75 का 10% होगा, इसके यूनिट प्लेस से पहले जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7.5, मतलब 75 का 10% होता है 7.5। तो 75 में 7.5 बढ़ जाएगा, 10% बढ़ने का मतलब 7.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 75 रुपए में 7.5 बढ़ेगा तो ये बढ़ के हो जाएगा 82.5 रुपए। 75 में 7.5 ऐड करेंगे तो ये बढ़ के हो जाएगा 87.5 रुपए। ठीक है, खर्च जो है बढ़ करके 75 रुपए से बढ़ करके 87.5 रुपए हो गया। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। आप सोचिए कि 120 रुपए उसकी इनकम है और जिसमें 82.5 रुपए वो खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? बचा रहा है 120 माइनस 82.5। ठीक है, 120 माइनस 82.5, इसको माइनस करेंगे 82.5 को 120 से, तो आपका आ जाएगा 37.5 रुपए। ठीक है, 37.5 रुपए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले इसकी सेविंग कितनी थी? पहले इसकी सेविंग थी 25 रुपए, और अभी बढ़ करके कितनी हो गई? 37.5 रुपए। तो आपको निकालना है कि कितने परसेंट जो है उसकी सेविंग बढ़ी है। तो आप क्या करिए,
आप यहाँ इसका परसेंटेज याद कर लीजिए। 25 रुपए से बढ़ के 37.5 रुपए हो गया है। तो कितने रुपए बढ़ा है? 25 रुपए से 37.5 रुपए हुआ है, तो 37.5 से 25 को घटाएंगे तो इसका इंक्रीमेंट आपको निकल आएगा, ये आ जाएगा 12.5 रुपए। 37.5 में से 25 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 12.5 रुपए का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 12.5 रुपए का वृद्धि हुआ है, ये हो गया इंक्रीमेंट। और निकालना हमें है कि कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो आप डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? डिनोमिनेटर में आप रखेंगे जो इसका मूल बचत था। ठीक है, जो इसका मूल बचत, या पहले इसका बचत कितना था? 25 रुपए का, तो 25 रुपए रखेंगे डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25 चौके 100 और 12.5 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 को 4 से, तो आपका आ जाएगा 50%। इसका मतलब कि इसके जो है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 50% की वृद्धि हुई। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है जो इससे थोड़ा क्विक होगा। ठीक है, आइए उस तरीके को भी देख लिया जाए, उस तरीके को भी देख लिया जाए। इसके लिए मैं यह मिटा देता हूं। ठीक है, तो मिटा दिया जाए। आपको ऐसे क्वेश्चन को जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन से लगाएंगे तो आपका समय जो है बचेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन से इस प्रश्न को आपको लगाना जो है समझदारी होगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है और बोला 20% उसकी आय बढ़ती है। उसकी आय जो है, बात समझिए, उसकी आय जो है मिक्स है, मिक्स वैल्यू है। किसकी? उसकी आय किससे मिलके बनी है? व्यय और बचत से। तो एक तरफ लिखिए व्यय, एक तरफ लिखिए बचत। ठीक है, तो उसका व्यय कितना बढ़ रहा है? उसका व्यय बढ़ रहा है 10%, लिखा है क्वेश्चन में, तो उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, तो व्यय हो गया 10%। बचत हमें नहीं पता है, बचत को हम कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे बचत हमें निकालना है, यही वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और इसका व्यय और बचत का से मिलके क्या बना है? आय बना है। तो आय इसका कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता होगा, आप अगर इससे पहले मिक्सर के क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको पता होगा कि ये इसका जो डिफरेंस होता है, इसको डायगोनली जो है डिफरेंस निकाल करके यहाँ पे लिखते हैं और इसका डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अनुपात आता है, ये जो प्लेस है आपका दोनों नीचे, ये अनुपात आता है। ठीक है, तो अनुपात हमें पता तो है नहीं, आप यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च करता है। तो अगर 75% खर्च करेगा तो देखिए आप यहाँ पे 75% अगर ये खर्च कर रहा है तो 25% बचा रहा है। हम अनुपात अब निकाल सकते हैं, करिए। 25 एकम 25, 25 दिया 75, मतलब इसका अनुपात आ गया हमारे पास 3:1 का। ठीक है, 3:1 का। अब आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको पता है कि 20% से 20% जो मीन वैल्यू है उससे जो है, मतलब आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो मीन वैल्यू होती है, जो मिक्स वाली वैल्यू होती है, वो ऊपर की दो वैल्यू से एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। तो अगर 10% से 20% जो है बड़ा है, अगर तो 20% से क्या होगा? छोटा होगा। बात समझ में आया? अगर ये छोटी वैल्यू है, अगर छोटी वाली वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। बीच वाले से एक छोटा होगा और एक क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो 20% में से 10% घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 10%। 20% में से जब 10% घटाएंगे तो हमारा आ रहा है 10%। लेकिन 10% की जगह कितना लिखा हुआ है? अनुपात कितना दिया है? अनुपात दिया है 1। तो ये 10% की जगह अनुपात कितना दिया है? 1 दिया है। तो 1 अनुपात जो है 10% के बराबर है। ठीक है, मतलब 1 अनुपात जो है, आपको करता हूं मैं, 1 अनुपात जो है 10% के बराबर है। एक पार्ट जो है 10% के बराबर है। जब एक पार्ट 10% के बराबर है तो ये 3 पार्ट किसके बराबर होगा?
ये 3 पार्ट जो है 30% के बराबर होगा, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू 10% है, तो या एक पार्ट की वैल्यू 10% है, तो 3 पार्ट 30% के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 दाम में 30%, ये 30% के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि यहाँ पे जो है कितना होगा, ये 3 पार्ट जो है ये किसके बराबर होगा, 30% के, ठीक है। तो अब देखिए 20% में से 10% घटाया, आपका आ गया 10%। और क्यों घटाया, क्योंकि भाई ये वैल्यू छोटी होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। अब देखिए अब 20% में से हम x को नहीं घटाएंगे, क्योंकि एक से घटे, ये मीन वैल्यू जो होती है एक से घटती है और एक दूसरे में से घटाया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब x में से हमको 20% घटाना है और हमारा मिलना चाहिए कितना, 30%। बस मेरा 20% में से 10% घटा दिया, हमारा आ गया 10%, वो हम यहाँ पे लिख दिए। और 20% में 20% को एक से बड़ा है ना, तो इससे बड़ा था और इससे छोटा है, बचत जो है वाला जो परसेंटेज होगा वो मीन से बड़ा होगा, क्योंकि एक से ये छोटी होती है मीन वाली वैल्यू और दूसरे से बड़ी होती है। तो बचत वाले से छोटी है, तो बचत से घटाएंगे इसको 20% को, और हमारा आना चाहिए कितना, ये 30% आना चाहिए, ठीक है। मतलब x माइनस 20% इक्वल टू कितना आना चाहिए, 30% आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका बन जाएगा 30% प्लस 20%, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 50%, ठीक। या तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, ये आपको नहीं करना है, इसको डायरेक्टली आपको करना है। कैसे करना है, ये 20% और 30% ऐड करिए, ठीक है, आपका यहाँ पे 50% आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 20% में बचत में से हम 20% घटा रहे हैं तो 30% आ रहा है, तो हम अगर दोनों को जोड़ दें तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो 20% और 30% को आप ऐड करेंगे, यहाँ पे 50% आ गया, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है ये। यहाँ पे एक तरफ बीच में लिख दिया आय, आय कितना बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है 20%। ये एक्सपेंस जो है, व्यय कितना बढ़ रहा है, व्यय बढ़ रहा है 20%, सॉरी व्यय बढ़ रहा है 10%, व्यय बढ़ रहा है 10%, मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है 10%। सेविंग हमें नहीं पता है और हमें अनुपात पता है कि 3:1 का अनुपात है, खर्चा 75% कर रहा है, मतलब 3:1 का अनुपात है, हमें पता है। तो ये घटने पे यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। 20% में से 10% घटाएंगे, हमारा आ रहा है 1, मतलब कि 20% 10% घटाएंगे, हमारा आ रहा है 10%, मतलब 1 बराबर 10%, तो 3 बराबर हमें पता चलेगा 30%। तो ये इसकी वैल्यू मतलब 30%, और हम 30% में 20% जोड़ देंगे, ये 30% में हम 20% जोड़ेंगे और आपको ये मिल जाएगा 50%। और समझ आ रहा है। तो खर्च में अगर 10% की वृद्धि हुई तो बचत में 50% की वृद्धि होगी, और ये कुल वृद्धि आय में 20% के बराबर हो जाएगी, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 177 लिखा हुआ है, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी है जिसे 360 रुपए में 7.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। 25% की कमी हो रही है जिससे वो 7.5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है करेंगे। आपको मैं एक बता दूं कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने पार्ट 1 में ही बताया था आपको। अगर जो है कि इस क्वेश्चन को, और इसके कई सारे इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस तो इस पार्ट में हो जाएगी। लेकिन आपको और कुछ क्वेश्चन जो है आप चाहें तो पार्ट 1 भी देखेंगे, तो उसमें जो है कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं इस टाइप के, ठीक है। दो क्वेश्चन मैंने कराए दोनों टाइप के। आइए देखिए, लिखा है चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपए 7.5 किलोग्राम ज्यादा अधिक चीनी खरीद सकता है। तो आपको हमने बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंट को बराबर करेंगे जो आपका केजी में जो अंतर आ रहा है। 25% कमी हो जाने से, कमी हो चाहे बढ़ोतरी हो, हमेशा परसेंट जो है बराबर लिखिए। इसके 25% कमी होने से कितना किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, 7.5 किलोग्राम।
तो 25% बराबर हो गया 7.5 kg। ठीक है, अगला स्टेप हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमें करना है कि हमें 100% की वैल्यू निकाल लेनी है। 25% बराबर 7.5 है, तो 100% कितना होगा, आपको पता है कि भाई 25% का 100% जो है 4 गुना है। ठीक है, तो ये भी 4 गुना होगा, 7.5 में 4 गुना, 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 30 आ जाएगा, या 7.5 गुना 15 होगा, 7.5 का डबल 15 होगा, 15 गुना 30, तो ये आ जाएगा आपका 30 kg। ठीक है, ये 30 kg आ गया। इसका मतलब ये जो आया है ये आपका निकला है कि वह वर्तमान में जो है कितना चीनी खरीद पा रहा है, वर्तमान में जो है ये 30 kg चीनी, 30 kg चीनी जो वर्तमान में खरीदा जा रहा है। अब अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, आरंभिक मूल्य पूछा है, तो आरंभ में जो है या पहले जो है वो कितना चीनी खरीदता था, कितना किलो, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अगर अभी जो है वर्तमान में ये जो भी 100% निकालने पे निकलेगा वो वर्तमान का आएगा। ठीक है, तो 30 kg चीनी अभी वर्तमान में खरीद पा रहा है, तो पहले 7.5 किलोग्राम, अगर अभी वर्तमान में 7.5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है तो पहले जो है 7.5 किलोग्राम कम खरीदता रहा होगा, तो 30 में से 7.5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22.5 kg। ठीक है, 22.5 kg आ जाएगा। इसका मतलब पहले जो है वो 22.5 kg चीनी खरीदता था। तो अगर प्रति किलोग्राम पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम पहले भाव कितना था, तो आपको निकालने के लिए आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि 360 रुपए में जो है 360 रुपए दिया हुआ है, 360 रुपए पहले वो 22.5 kg खरीदता था, 360 रुपए कितना खरीदता था, 22.5 kg। तो प्रति किलोग्राम अगर भाव पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 360 में जो है 22.5 से भाग दे देना है। ठीक है, 22.5 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसको कट कर लीजिए या पॉइंट हटा करके जो है आप एक प्लेस से पहले पॉइंट लगाए, पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दीजिए। काटिए इसको, 25 नवा 225, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 चौका 24, ये आपका आ जाएगा 16 रुपए प्रति केजी। ये इसका दाम हो गया पहले का। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ये आपका जो है आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर ये इसी क्वेश्चन में घुमाया होता और बोलता कि नहीं, इस क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि आरंभिक मूल्य ना पूछा होता, ये पहले का मूल्य ना पूछा होता और इस क्वेश्चन में पूछा होता कि वर्तमान मूल्य बताइए, तो वर्तमान मूल्य निकालने के लिए आपको जो है कुछ नहीं करना पड़ता। आप जो है जो आपकी ये 30 kg आई हुई है डायरेक्ट इस 30 kg को 30 kg से आप डिवाइड करते जितना रुपया दिया हुआ है, 360 रुपये दिया हुआ है, 360 रुपये से आप डायरेक्ट यहीं पे 360 kg को डिवाइड कर देते तो आपका वर्तमान मूल्य निकल जाता। 30 kg से डिवाइड करना, 30 kg है ना, तो 30 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 12 रुपये। इसका मतलब कि ये 12 रुपये प्रति केजी जो है हो गया वर्तमान का, ये वर्तमान मूल्य आ गया प्रति केजी, और ये मूल्य, ये वाला मूल्य आ गया आपका पूरे का। ठीक है, तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है अंडों के मूल्य 50% वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। बस इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको कैसे करना है, जो परसेंटेज दिया हो और उस परसेंटेज से जितने का फर्क पड़ रहा है वो लिखिए। 50% की वृद्धि होने पे 50% की वृद्धि होने पे 4 अंडे कम मिलते हैं, तो आपको अगला क्या करना है, 100% पता करना है। 100% मतलब ये आ जाएगा कितना, 8। मतलब अभी वर्तमान में वो कितने अंडे खरीद पा रहा है, 8 अंडे खरीद पा रहा है। मतलब वर्तमान का आपको पता चल गया कि दाम जो है, दाम में बढ़ोतरी हो रही है, तो दाम में बढ़ोतरी होने से वर्तमान में वो 8 अंडे खरीद पा रहा है। ठीक है, 8 अंडे खरीद पा रहा है, और कितने रुपए में 8 अंडे खरीद पा रहा है, 24 रुपए में 8 अंडे खरीद पा रहा है ना, 24 रुपए में 8 अंडे जो है खरीद पा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति दर्जन अंडों का भाव, वर्तमान भाव प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12 अंडे, तो 12 अंडों का दाम आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। 8 अंडे का दाम 24 रुपए, तो 12 अंडे का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल आएगा। 8 से काट दीजिए, 8 3 24, और 12 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 3 36। ठीक है, ये 36 रुपए दाम हो गया इसका। ठीक है, ये आंसर आ गया। या तो आप जो है
इस तरह से भी कर सकते थे। 24 रुपए में 8 अंडे खरीद पा रहा है तो एक अंडे का दाम 3 रुपए हो गया। एक अंडे का 3 रुपए तो 12 अंडे का दाम जो समझ में आया बच्चों 30 रुपए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलने लगे। ठीक है, अंडों के मूल्य में जो है 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है तो जो है 20% की वृद्धि होने से 2 अंडे कम मिल रहे हैं ना, तो 20% बराबर हम 2 लिखेंगे और अगला स्टेप हमें क्या करना है 100% निकालना है। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 में 2 से गुणा करिए और बटे में 20, आपका आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट काटिए, 20 पंजे 100 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 10 अंडे। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 10 अंडे। ठीक है, 10 अंडे क्या वर्तमान में वो 10 अंडे खरीद पा रहा है। ठीक है, वर्तमान में 10 अंडे खरीद पा रहा है और 10 अंडे कितने में खरीद पा रहा है, 10 अंडे खरीद पा रहा है 24 रुपए में। बात समझ में आ गया, तो 10 रुपए में 24 अंडे खरीद पा रहा है तो बोल रहा प्रति दर्जन भाव बताइए। प्रति दर्जन मतलब कि आपको 12 अंडे का निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करिए, 2 पचे 10, 2 छक्का 12, अब तो ये कटेगा नहीं तो मल्टीप्लाई करिए, 24 छक्का 144 बटे के 5 काट दीजिए, 5 गुना के 10, 5 बटे 40, 10 लग जाएगा और 5 बटे 40, 28.8 रुपये प्रति केजी और प्रति जो है डजन उसका दाम है। अंडे का दाम कितना हो गया 28.8 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकती है। 20% की कमी हो रही है और 20% की कमी होने से 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पा रही है। 20% बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अगला स्टेप में क्या करना है 100% निकालना है। क्वेश्चन मार्क क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, निकल आएगा। या फिर आप देखिए यहाँ पे 20% का 100% जो है 5 गुना है तो ये यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी 5 गुना होगी, मतलब 25 आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आरंभिक मूल्य पूछा है, ये वर्तमान निकल गया, मतलब कि हमारे पास निकल गया वर्तमान में वो 25 केजी जो है खरीद पा रहा है ना। वर्तमान में कितना खरीद पा रहा है 25 केजी। अब देखिए वर्तमान में 25 केजी खरीद पा रहा है और बोला है कि आरंभिक मूल्य ज्ञात करिए। आपसे क्वेश्चन में दिया है कि आरंभिक मूल्य आपको निकालना। आरंभिक मूल्य निकालने के लिए आपको आरंभ पहले जो है वो कितना खरीद कई किलो खरीदता था या उसकी मात्रा कितनी थी, पहले कितना मात्रा खरीद पा रहा था वो हमें पता होना चाहिए। तो अभी वर्तमान में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा। लिखा है 320 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। अगर 5 किलोग्राम अभी अधिक खरीद पा रहा है तो 5 किलोग्राम पहले कम खरीदता रहा होगा वर्तमान से। वर्तमान में 25 खरीद रहा है तो पहले 5 किलो कम खरीदता रहा होगा, कितना खरीदता रहा होगा 20 केजी। और ये 20 केजी क्या आ गया 20 केजी जो है पूर्व का आ गया। ठीक है, तो पूर्व में जो है 20 केजी खरीदा था तो पूर्व का मूल्य पूछा है, प्रति किलोग्राम पूछा है। तो क्या करना है जितना रुपया दिया है 320 में 20 से जो है भाग देंगे। ठीक है, ये 0 कट हो गया और 32 में 2 से भाग देंगे आ जाएगा 16। तो मूल्य में जो है गेहूं का मूल्य कितना था आरंभ में 16 रुपए प्रति केजी। ठीक है, 16 रुपए प्रति केजी दाम था उसका। ठीक है, ये हो गया आंसर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि वर्तमान वाला निकालिए तो वर्तमान वाला कैसे निकालते बच्चों। वर्तमान वाला निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता, जो केजी आया है उससे डायरेक्ट जो है हम मूल्य से भाग देते हैं। 320 रुपये दिया हुआ है क्वेश्चन में और डायरेक्ट जो है 25 केजी से भाग देते हैं। आपका कितना आ जाता 25 से कम 25 7 25 गुना 50 और पॉइंट लगता है 25 बाटे 200, मतलब 1208 रुपये प्रति केजी दाम होता है वर्तमान का। और आपको पता है कि गेहूं के मूल्य में ये ठीक है गेहूं के मूल्य 20% कमी हुई है तो 16 रुपए से घट करके भी वर्तमान में दाम कितना हो गया है 1208 रुपये प्रति केजी हो गया है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि आरंभिक मूल्य बताइए तो आरंभिक मूल्य उसका ये था, ये आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 लिखा हुआ है चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो 25% बराबर आप क्या लिखेंगे? 10 केजी। पच्चीस परसेंट बराबर हो गया 10 केजी। तो आप क्या करेंगे? 100% निकालेंगे। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 40 केजी। ठीक है, 4 गुना है तो इधर भी 4 से गुणा होगा तो आ जाएगा 40 केजी। लिखा हुआ है कि चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य निकालना है। घटा हुआ मूल्य हमको निकालना है, इसका मतलब कि हमको जो है वर्तमान निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है क्या? वर्तमान मूल्य निकालना है। और ये हमारा क्या निकला है? ये वर्तमान वाला मात्रा निकला है। जो 40 आया है, आपको पता है कि 100% करने पे क्या निकलता है? वर्तमान वाला मात्रा निकलता है। वर्तमान में कितना खरीद पा रहा है? वर्तमान में वो 40 केजी खरीद पा रहा है ना। तो वर्तमान का ही निकालना है। तो हमें क्या करना है? जितना रुपए दिया हो, 600 रुपए दिया है, उससे हमें बस डायरेक्ट 40 से भाग देना है। 50 काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15। इसका दाम कितना हो गया? 15 रुपए प्रति केजी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 में 25 किग्रा अधिक चाय खरीद सकता है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? आपको पता है कि 10% की कमी होने से 25 किग्रा अधिक खरीद पाए, तो 10% बराबर 25 लिखेंगे। 10% बराबर 25 केजी। ठीक है, और उसके बाद क्या निकालेंगे? 100% निकालेंगे। 100% जो 10% का कितना गुना है? 10 गुना है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 250 केजी आ जाएगा। ठीक है, 250 केजी वो अभी वर्तमान में खरीद पा रहा है। वर्तमान में क्या केजी खरीद पा रहा है? 250 केजी। कितने में खरीद पा रहा है? 22,500 तक खरीद पा रहा है। ठीक है, बोला है चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य क्या है? कम हुआ मूल्य पूछा है ना। बहुत गर्मी है बच्चों, फैन नहीं चला सकता इसलिए क्योंकि अगर फैन में चलाऊंगा तो ऑडियो जो है क्लियर नहीं आएगा, इसलिए जो है गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, आइए, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है, कृपया अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे लाभ उठा सकें और जो है हमें भी थोड़ी मजबूती प्राप्त हो, हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो करे, जिससे मैं थोड़ा सा और सोच करके और अच्छा वीडियो बना पाऊँ और जो है अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, और थोड़ा और मेहनत करने के लिए मुझे प्रेरणा मिले। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है आपको पता है कि 250 केजी अभी खरीद पा रहा है और कितने रुपए में? 2250 रुपए में। तो हमें निकालना क्या है? वर्तमान मूल्य निकालना है प्रति किलोग्राम। वर्तमान मूल्य ही हमें निकालना है, प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ही निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है? बस आपको डायरेक्टली डिवाइड कर देना। प्रति किलोग्राम पूछा है, मतलब 22,500 में 250 केजी खरीद पा रहा है, तो प्रति किलोग्राम कितना मिला? 22,500 बटे 250, 0 से 0 गया और 25 नवा 225, मतलब बचेगा 90। 90 रुपया प्रति केजी इसका जो है दाम हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है चीनी की कीमत में 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता जो है 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि 10% की वजह से कितने का फर्क पड़ रहा है? 5 केजी का। आप लिखिए यहाँ पे 10% बराबर ये 5 केजी। अगला स्टेप आपको पता है क्या करना है? आपको 100% निकालना है हर बार की तरह। कितना आ जाएगा? 10 गुना है तो यहाँ पे आ जाएगा 50 केजी, और 50 केजी जो निकला है ये वर्तमान का आ गया। वर्तमान में खरीद पा रहा है कितना? वर्तमान में खरीद पा रहा है वो 50 केजी। तो बोला तदनुसार चीनी का मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? लो भाई, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। बोल रहा है मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है, मतलब हमें जो है कि पहले मूल्य भी निकालना होगा और वर्तमान भी निकालना होगा और फिर बाद में उनका डिफरेंस निकालना प्रति किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया हो गया ये। अब चलिए सबसे पहले वर्तमान में निकाल लेते हैं। वर्तमान में अगर 50 केजी खरीद पा रहा है, कितने में 50 केजी खरीद पा रहा है? 270 रुपए ऊपर दिया हुआ है। 50 केजी खरीद पा रहा है 270 रुपए में, तो प्रति किग्रा इसका दाम कितना होगा?
इसका प्रति किग्रा मूल्य कितना हो जाएगा 270 बटे के 50, ठीक है। 5 बचे 25 और 2 बचेगा 5 चौके 20, 5.4 रुपए प्रति केजी, ये इसका दाम हो गया वर्तमान का, ठीक है, 5.4 रुपए प्रति केजी। और अगर हम पूर्व का निकालें, क्योंकि हमें घटाना है, पूर्व का भी प्रति किग्रा पता होना चाहिए। पूर्व का अगर हम निकालें तो पूर्व का निकाल लेते हैं। आपको पता है कि पूर्व वर्तमान में अगर वो 50 केजी खरीद पा रहा है तो क्वेश्चन में पढ़िए एक बार समझ में आएगा, 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है, मतलब जो अंतर परिवर्तन हो रहा है 10% कम होना हो रहा है चीनी केवल, उसकी वजह से 5 किलोग्राम चीनी जो है वो ज्यादा खरीद पा रहा है। तो अगर वर्तमान में वो 50 केजी खरीद पा रहा है तो पहले 5 किलो कम खरीदता रहा होगा, क्योंकि बोल रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो वर्तमान का निकला है 50 केजी, तो वर्तमान में 50 केजी, पहले कितना खरीदता रहा होगा 45 केजी, तो पहले खरीदता तो 45 केजी। तो प्रति किग्रा पूर्व वाला दाम कितना था, प्रति किग्रा पूर्व में कितना खरीद पा रहा था, प्रति किग्रा मूल्य उसका कितना था, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना रुपए दिया है 270 रुपए दिया है, और उसको हम 45 केजी से डिवाइड कर देंगे तो प्रति किग्रा आ जाएगा। 270 केजी खरीद पा रहा है 45 रुपए में, तो 1 केजी खरीदेगा 270 बटे 45 में, 9 से काट लीजिए, 9 पचे 45 और 9 3 27, 0 आ गया, 5 छका 30, मतलब 6 रुपए प्रति केजी, ठीक है। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है अंतर प्रति किलोग्राम कितना था, अंतर पूछा है बच्चों, अंतर पूछा है तो आपको अंतर जो है निकालना पड़ेगा। 6 रुपए दिया आ गया हमारा पूर्व वाला, और वर्तमान का आ गया 5.4, तो 6 रुपए में से 5.4 रुपए घटाएंगे, आपका आ जाएगा कितना 0.6 रुपए प्रति केजी, 60 पैसा कह लीजिए, 0.6 रुपए प्रति केजी कह लीजिए, ये अंतर होगा वर्तमान में, और यही हमारा प्रश्न का आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है शेरों, नहीं भाई शेरों नहीं होगा, ये सेबों होगा, ठीक है, ये होगा सेबों। सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति एक नहीं होगा, ये 1.5 रुपए की बजाय, ठीक है, 1.5 रुपए की बजाय 1 रुपए में 3 से खरीदता है। अब देखिए सेबों की कीमत में कमी हो रही है, तो वो 1.25 रुपए की बजाय, मतलब 1.25 रुपए की बजाय जो है वो कितने में, 1 रुपए में, 1 रुपए में 3 सेब खरीद रहा है, बात समझिए। तो पूछा है कि कीमत में कमी का परसेंट कितना होगा, कीमत में आपको कमी का परसेंट निकालना, मतलब रुपया दमवा जो है कितना कम हो गया। अब देखिए 1.25 रुपए से दाम हो गया 1 रुपया, तो कितना कम हुआ है, आप देखिए यहीं पे डायरेक्ट आंसर आप बिल्कुल बिना कुछ किए लगा सकते हैं। 1 रुपए से 1.25 कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो कमी कितनी करनी होगी 20% की, आपको पता है। जो जिन बच्चों ने पहले के वीडियोस देखे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 1.25 रुपीज अभी दाम है, पहले था, और अभी हो गया है 1 रुपया हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कमी कितना हुआ होगा, अगर आप देखें तो 1 रुपया से 1.25 रुपये कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है, तो कमी कितना होगा 20% का होगा, या फिर इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। 1.25 रुपये से 1 रुपया हो रहा है, कितना कम हो रहा है 0.25 रुपये कम हो रहा है। और पूछा रहा है कमी का प्रतिशत, तो आप जो है जस्ट आपको बेस में क्या लिखना होगा, जिससे कम हो रही है वैल्यू, मतलब डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे 1.25। अगर आपको कभी कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को होती है कंफ्यूजन कि यहाँ पे बेस में हम 1.25 लिखे कि 1 लिखे परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप देखिए सरल भाषा में अगर इसको समझें तो आप इस तरह से मोटी मोटा समझ सकते हैं कि अगर बोल रहा है कमी का परसेंटेज, तो कमी का परसेंटेज निकालना है, तो जो मूल्य हमारे पास है, कमी की बात की जा रही है तो ज्यादा वाला वैल्यू रखना है। तो 1 रुपये और 25 पैसे में कौन ज्यादा है, 1 रुपये 25 पैसे बड़ा है, उसको रखिए। अगर ये पैसा ज्यादा कितना ज्यादा क्या परसेंट ज्यादा है, तो ज्यादा वाला कम रखना पड़ता है, ठीक है। इसे समझ लिया करेगा, आपको दिक्कत होगी तो कभी गलत नहीं होगा, इस तरह से आप करेंगे उल्टा किया करिए, कमी का परसेंट बोल रहा है तो ज्यादा वैल्यू नीचे रहेगी, बड़ी वाली, ठीक है। और मुझे कितना परसेंट ज्यादा करना होगा या जो भी, तो आप बेस में जो है कम वाली वैल्यू रहेगी, ठीक है। इसको जो हटाते हैं पॉइंट को, ऊपर भी पॉइंट 2 प्लेस के पहले है और नीचे भी 2 प्लेस के पहले है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 पंजे
125 आ जाएगा। और 5 से 100 को भाग देंगे, 100 बटे 5 हो गया, 100 में 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मतलब कि 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था, आपको शायद ध्यान हो, आपको हमने बताया था कि यदि किसी वस्तु का दाम जो है 50% बढ़ता है तो उसमें कितना कमी किया जाए कि दाम बराबर हो जाए, तो 33/1/3% की कमी करनी होती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का दाम 33/1/3% बढ़ता है तो उसमें 25% की कमी करनी पड़ेगी। कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखिए अगर ये बोल दे, क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि किसी वस्तु के दाम में 50% की वृद्धि हो गई है तो उसमें खपत कितनी कम करनी पड़े कि जो है खर्च पहले जितना बना रहा है। तो 50% दाम बढ़ा तो खपत 33/1/3% कम करना पड़ेगा। ये किसी संख्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उस संख्या को कितना कम किया जाए कि उस संख्या पहले जितनी हो जाए, तो 33/1/3% कम करना पड़ेगा। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसके मूल्य में कितना कम किया जाए कि मूल्य जो है या खपत में कितना कम है, 33/1/3%। इसी तरह इसको क्रम और याद कर लीजिए, तो आप जो है क्वेश्चन गोली की तरह लगाएंगे और बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। 25% अगर वृद्धि होती है दाम में तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 20% की। 20% की अगर वृद्धि होती है दाम में तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16/2/3% की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके आगे मैंने आपको बताया था कि 12.5% है, 12.5% की अगर वृद्धि हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि 11 से 1/9% की जो है कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर 11 से 1/9% की वृद्धि हो रही है तो कितना कम करना पड़ेगा, 10% की जो है कमी करनी पड़ेगी। और 10% की अगर वृद्धि हो रही है तो कितना कमी करनी पड़ेगी, 9 सही 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। बात समझ आ रहा है। तो ये चीज अगर क्वेश्चन में बोल दे कि भैया 9 से 1/11% की किसी वस्तु के दाम में कमी हो गई है तो उस वस्तु के दाम को पूर्व जितना करने के लिए हमको कितना दाम बढ़ाना पड़ेगा, 10% बढ़ाना पड़ेगा। बोले 10% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितना कम करना पड़ेगा कि जो है खर्च न बढ़े, तो 9 से 1/11%। ठीक है, तो यही है, यहाँ से आपको देख के पता चल रहा है, इस क्वेश्चन को आप तुरंत लगा देते। वैसे चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है। ठीक है, 20% की कमी होने से 12.5 किलोग्राम जो है चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। तो 20% बराबर कितना हो गया, 12.5 kg हो गया। ठीक है, 20% बराबर हो गया 12.5 kg। ठीक है, उसके बाद आपको पता है अगला स्टेप में क्या करना पड़ता है, अगला स्टेप हमें 100% निकालना पड़ता है। कितना आएगा, 20% का जो 100% का गुना है, 5 गुना है, तो ये भी आपकी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो 5 गुनी होगी। तो 12.5%, 12.5 kg का 5 गुना कितना होगा, 5 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 62.5 kg। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि अभी वर्तमान में वो कितना खरीद पा रहा है, वर्तमान में जो है 62.5 kg वो खरीद पा रहा है। और कितने में खरीद पा रहा है, 800 रुपए में खरीद पा रहा है। ठीक है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किग्रा निकालनी है। मूल कीमत निकालने के लिए हमें सब पता चलना चाहिए कि मूल में या पूर्व में जो है, पूर्व में वो कितना केजी खरीद पा रहा था। अभी देखिए बोल रहा है 12.5 kg चावल ज्यादा खरीद पा रहा है। वर्तमान में 12.5 kg ज्यादा खरीदा, पहले चावल 12.5 kg जो है कम खरीद पाता रहा होगा, तो 62.5 में से 12.5 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 50 kg। मतलब इसका मतलब पूर्व में वो 50 kg खरीदता रहा होगा। 50 kg कितने में खरीदता रहा होगा, 800 रुपए में ही खरीदता रहा होगा। ठीक है, 800 रुपए में 50 kg खरीदता था, तो प्रति किलोग्राम दाम कितना था, काटिए, 0 0 गया, 5 से काटा आपने, कितना गया, 16 रुपए। इसका मतलब उसका पूर्व वाला दाम कितना 16 रुपए प्रति केजी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु का 25 किग्रा ज्यादा खरीद सकता है। तो 10% की कमी होने से 25 किग्रा ज्यादा खरीद पा रहा है। यहाँ पे लिखिए 10% बराबर कितना हो गया, 25 kg। ठीक है, 10% और 25 kg। तो अगला स्टेप आपका क्या है ना, 100% निकालना है।
कितना हो जाएगा, 10 गुना है तो ये आपका हो जाएगा 250 के। ठीक है, अब आगे हमें क्या, ये 250 के जो आ गया, ये क्या आ गया, वर्तमान में आ गया कि वर्तमान में वो जो है 250 केजी खरीद पा रहा है। क्या बोला है क्वेश्चन में, उस वस्तु की मूल कीमत प्रति तिगरा, नहीं ये तिगरा हो गई, उस वस्तु की मूल कीमत प्रति तिगरा कितनी थी। तो अगर वर्तमान में 250 केजी खरीद पा रहा है 225 रुपए में, तो हमें निकालना है उसकी मूल कीमत। ठीक है, 250 केजी खरीद पा रहा है, 200 कितने रुपए में खरीद पा रहा है, 225 रुपए में। ठीक है, 250 केजी खरीद पा रहा है और कितने में, 225 रुपए में। तो 250 केजी अगर वर्तमान में खरीद पा रहा है, मूल कीमत पूछ रहा है, तो बोल रहा है 25 किलोग्राम अभी जो है ज्यादा खरीद पा रहा है। तो अगर 25 किलोग्राम अभी ज्यादा खरीद पा रहा है तो पहले क्या होता होगा, पूर्व में वो 25 केजी कम खरीदता रहा होगा, तो कितना खरीदता रहा होगा, 225 केजी खरीदता रहा होगा। और 225 केजी कितने में खरीदता रहा होगा, 225 रुपए में खरीदता रहा होगा। तो प्रति किलो दाम कितना था, 225 रुपए में 225 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 1 रुपए आ जाएगा। मतलब उसका दाम कितना होगा, 1 रुपए प्रति केजी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी % बढ़ाई जाए। देखिए मैं आपको पीछे, अगर आपने जो है कि पीछे भी बताया था ना, 10% अगर दाम गिर गया, 10% अगर दाम गिर रहा है तो वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी, 11 सही 1/3%। आप पिछला चार्ट उठा के देखिए, सेम क्वेश्चन इस तरह से आ गया और हमारा आंसर आ गया चुटकियों में, गोली की तरह आंसर आ गया। ठीक है, 10% दाम गिरेगा तो घर को चीनी की खपत कितनी % बढ़ानी चाहिए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय जो है गिरावट ना आए, 11.5 से 1/3%। या इस क्वेश्चन को अगर आपको ऐसे रट्टा वट्टा आपको लगता है कि क्या सर रट्टा मरवा रहे हैं, तो इसको मत करिए। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। चीनी का दाम मान लीजिए 100 रुपये हो गया, ठीक है, और अगर यदि चीनी का दाम यदि 100 रुपये है और उसमें अगर 10 रुपये की गिरावट, 10% की गिरावट आ जाती है, 10% अगर गिरावट आएगी, 10% अगर गिरावट आएगी तो कितने, 100 रुपये का 10% कितना होगा, 90। 100 रुपये का 10% होगा 10 रुपये, और 100 में 10 अगर कम होगा तो ये हो जाएगा 90 रुपये। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि उस चीनी की खपत कितना बढ़ाई जाए, बस आपको बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो आप बस ये देखिए कि 90 से हम 100 में कितना बढ़ाएं कि 100 हो जाए। तो आप देख रहे हैं 90 से 100 करने के लिए हमें कितना बढ़ाना होगा, 10 बढ़ाना होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। ठीक है, कि मैंने आपको बोला था, समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि कितनी % बढ़ाई जाए। जब बढ़ाने की बात किया जाए, परसेंट की बजाय बढ़ाने का, तो आप नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, कम वाली वैल्यू। 100 और 90 में से कौन कम है, 90 कम है। पूरे 100 अगर कंफ्यूजन होता है तो नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई बात ही नहीं। 100/9%, 100/9 का मतलब आता है आपका 11 सही 1/9%। ठीक है, 11.11 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बच्चों आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। ठीक है, हर साल जो है वृद्धि हो रही है। 2000 था, 2001, 2002 और 2003। बोल रहा है कि 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है हर एकांतर वर्ष में। 2000 में वृद्धि हुई हो, 2000 वृद्धि हुई मतलब कि मान लीजिए 2000 में ये छात्रों की संख्या 100% थी। ठीक है, छात्रों की संख्या 100% थी या 100 थी। ठीक है, तो 10% की वृद्धि हुई 2000 में, तो 2000 की स्टार्टिंग में, 2001 की स्टार्टिंग में क्या हो गया, 110 हो जाएगा। 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में 10 जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा। 10% बढ़ के 10% बढ़ के 110 हो गया। ठीक है, और फिर 10% की कमी होगी। ठीक है, 10% की कमी होगी अगले साल, तो 110 में 10, 110 का 10% होगा 11 यूनिट प्लेस से पहले पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 110 का 11, 110 में से 11 घटाएंगे, कितना आएगा, 99।
तो 10% कमी होके 110 से फिर 10% कमी होगी तो 99 आ जाएगा, और फिर 10% बढ़ जाएगा, 10% जो है 2003 में जाने पे 10% फिर सॉरी हाँ बढ़ जाएगा, तो 99 से 10% बढ़ेगा, तो 99 से 10% बढ़ेगा, 99 का 10% कितना होगा 9.9, ठीक है, तो 99 में 9.9 जोड़िए, आपका आ जाएगा 99 में 9.9 जोड़ेंगे, 99 में 9 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा, 108.9 आ जाएगा। देखिए 100 से कितना बढ़ गया है, 100 से बढ़ गया है 8.9 बढ़ गया है ना, इसका मतलब छात्रों की संख्या में कै परसेंट की वृद्धि हुई है, 8.9% की वृद्धि हुई, ठीक है। ये तो क्वेश्चन को लगाने का तरीका था, एक तरीका था। दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको जो है इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ये फार्मूला होता है हमारा इफेक्टिव परसेंट का, ठीक है, ये इफेक्टिव परसेंट का फार्मूला है, ठीक है, इसको हम इससे निकालेंगे। आपको पता है कि 2000 से 2001 में वृद्धि हुई है, और 1 से 2 में क्या हुआ है, कितनी बार हो रहा है, 2001 2 3 3 तक जाते हैं तो 3 बार ये चीजें हो रही है ना, 3 बार बदलाव हो रहा है, तो 10% और 10% का पहले इफेक्टिव परसेंट हम निकाल लेंगे, ठीक है, इसका 10 और 10 का निकालते हैं। तो आपको पता है कि 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% 10 लिख दिया हमने, वृद्धि हो रहा है, फिर अगली बार क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है, तो -10 लिख दिया, ठीक है, कितना हो गया, आपको पता है कि जो है प्लस माइनस का पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100, नीचे आ गया आपका 100, 100 काट दिए, एक आ गया, और 10 -10 से खत्म हो गया, आपका आ गया -1, मतलब -1 आ गया। अगर आपका एक बार बढ़ा और एक बार घटा तो -1 आ गया, मतलब 99 आप देख रहे हैं ना, -1 हुआ है ना, और उसका फिर से बढ़ा है, मतलब कि 10 फिर बढ़ रहा है, तो 10 बढ़ा दीजिए, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ए बी है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये ए है ये बी है, उनको मल्टीप्लाई करना है, 10 में से 10 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 बट्टे क्या आ जाएगा आपका 100, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे तो -10 और 10 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 बचेगा, 9 माइनस 1/10, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा भाई, 10 9 90, 90 में से 1 गया, आपका कितना बचा 89, 89/10 आ जाएगा, 89/10 का मतलब 8.9%, मतलब 8.9% की वृद्धि हुई है, ठीक है, इफेक्टिव परसेंट से आपने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है, यह बेसिक तरीका, बेसिक अप्रोच ये भी लगा सकते थे। आइए आइए आगे बढ़ा जाए, आगे अभी 12 क्वेश्चन है इस पार्ट में, करते हैं। अभी आपका जो है टोटल टाइम 48 मिनट्स का हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा कि 12 क्वेश्चन को 12-14 मिनट में खत्म किया जाए, ये वीडियो जो है 1 घंटे से ज्यादा लंबी ना बने। आइए अगले क्वेश्चन पे लिखा है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% की दर से कमी होती है, ठीक है, यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपए हो तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक अप्रोच आप देख लीजिए, बेसिक इसका अप्रोच क्या हो सकता है, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य पूछ रहा है ना, 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य पूछ रहा है, 3 वर्ष पूर्व हमने मान लिया उसका मूल्य था x, ठीक है, और 10% हर साल कमी हो रही है, 10% कमी होने का मतलब 100 में से 10 माइनस करेंगे, कमी होगा तो माइनस करेंगे, और वृद्धि होगा तो 100 में 10 ऐड करेंगे, तो 10% कमी हो रही है तो 100 में 10 माइनस किया होगा, हो गया 90/100, ठीक है। फिर 3 साल पहले ये था, वर्तमान में क्या होगा, 3 बार कमी हुई होगी, 90/100, फिर 90/100, तो वर्तमान में जो वैल्यू होगी वो x की आ जाएगी, कितना दिया है वर्तमान की वैल्यू 729 रुपए, तो 729 बराबर लिखेंगे, इसको कट कर लीजिए, 0 से 1 0 से सबका एक 0 कट हो जाएगा, और आप देख रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा घन याद है या क्यूब अगर आपने याद किया तो आपको पता होगा कि 9 का क्यूब 729 होता है, आपको पता है कि 9 का क्यूब बराबर कितना होता है 729 होता है, ठीक है, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 729 होगा, तो ये आपके 729 को कट कर देंगे कितनी बार में, एक बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 गुणे 10 गुणे 10, राइट हैंड साइड चला जाएगा, आपका आ जाएगा 1000, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, एक ये तरीका है। एक इसको करने का एक दूसरा तरीका एक और भी है, उसको मैं आपको बता देता हूँ।
10% की दर से कमी हो रही है ना, 10% मतलब इसको आप जो है इसका अनुपात निकाल लीजिए। 10% मतलब क्या होता है, 10/100। 10/100 का मतलब कि इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना आ गया, 1/10। इसका मतलब कि 10 पार्ट से एक पार्ट कम हो जा रहा है। अगर उसका मूल्य पहले 10 था तो एक पार्ट कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 बार की बात करें इसलिए आप हमेशा क्यूब निकालेंगे। 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। ठीक है, तो अगर 3 साल पहले अगर वो 1000 था तो अभी कितना है वर्तमान मूल्य कितना, उस अभी वर्तमान मूल्य 729 है और 3 साल पहले कितना था, 1000 था। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, क्विकली आप ये कर सकते हैं, ये आपका अनुपात निकलता है, आप इसमें देखेंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैच ना करे वैल्यू तो आप जो है देखेंगे कि उससे कितना गुना हो रहा है, फिर अगले साइड में भी या पैरेलल में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अभी इसका 2-4 क्वेश्चन हो रहा है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। लिखा है, एक बार मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग जो है कर रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो आप एक बार वीडियो को पुश कर दिया करिए, उसको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करिए। फिर उसके बाद जो है आप देखा करिए, अगर आप लगा लेते हैं ठीक है, फिर आंसर चेक कर दिया करिए। नहीं क्वेश्चन आता है देख लिया करिए कैसे लग रहा है। इस तरह से करेंगे तो आपका मैथ जो है, अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा 1.5 घंटा इस चैनल पे वीडियोस को देखते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपका मैथ जो है, मैथ में किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएंगे आपको मैथ से शिकायत नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा करके आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे। अगर आपने इस चैनल पे अगले 6 महीने तक अगर अपना कंटिन्यूटी बनाए रखी तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे की परीक्षाएं हो, चाहे सीजीएसएल एमटीएस मतलब कोई भी परीक्षा हो, किसी भी वजह, यूपीपी का एग्जाम हो, यूपीएसआई का एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा में बैठ जाइए, मैथ से आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये आप मान के चलिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लिखा है, किसी माल के मूल्य में 10% वार्षिक गिरावट आती है। लीजिए 10% कमी हो रही है, 10% बोल दिया, वार्षिक कमी हो रही है। ठीक है, और बोला यदि 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तो इसका वर्तमान मूल्य अगर 5832 रुपए हो तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला 10% का मतलब हो गया 10/100। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 10% मतलब 10/100, पिछले में बताया था, ज्यादा नहीं बताऊंगा। 10/100 मतलब 1/10, मतलब 10 अगर पहले था तो अभी अगर कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 3 साल की बात किया जा रहा है तो ये हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा 1000। अब 729 से बोल रहा है कि 5832 रुपए वर्तमान मूल्य है, तो देखिए कई गुना है। अगर जितना गुना इसका ये होगा उतना गुना ही इसका जो है मूल्य रहा होगा। 729 से आप देखेंगे तो ये कितना गुना है, 7/56, 29/232, 8 गुना है ना। 729 से कट करेंगे आपका आ जाएगा 8। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है, अगर ये 5832 अगर इसका 8 गुना है तो आपका जो आंसर होगा वो भी आपका क्या होगा, 8 गुना होगा। ठीक है, एक सेकंड, 10 का क्यूब करेंगे भाई तो 100 नहीं आएगा, 1000 आएगा। तो 8 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से घटता है। 5% का मतलब हो गया आपको 5/100। 5/100 मतलब 1/20। 1/20 का मतलब 20 होगा तो एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 19 का हो जाएगा आपका कितना, 19 का क्यूब निकालेंगे, आपको क्यूब पता होना चाहिए, ये होता है 19 का क्यूब होता है 6859। ठीक है, 19 का क्यूब कर लिया, 20 का क्यूब करेंगे आपका आ जाता है 8000। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य ये है, क्योंकि कमी हो रही है, वर्तमान मूल्य ये है। ठीक है, तो आप देखिए हमारे पास आंसर वर्तमान दिया है इतना 4,11,540 रुपए, लेकिन और अनुपात हमारे पास आ चुका है 8,000 संबंधे 6,859 का। ठीक है, तो आप देखिए कितना गुना है, आप देखेंगे लगभग ये 7,000 लमसम है, ये वैल्यू 7,000 लमसम है। और ये वैल्यू देखिए 7 6 का 42, 7 6 का 42 और लगभग जो है कि 60 से मल्टीप्लाई, ये जीरो है ना, 41,154 मतलब 42,000 लमसम है। इसका मतलब कि ये इसको आप 60 टाइम्स में 60 टाइम इसका, ठीक है, क्योंकि तो जीरो आप बढ़ा देंगे 6 में तो ये लगभग 60 गुना है। तो ये जो वैल्यू होगी ये भी आपकी 60 गुना होगी। कितना हो जाएगा, 8 7 48, 4 जीरो बढ़ जाएगा, 4,80,000। ठीक है,
4,80,000 आपका जो है आंसर हो गया बच्चों। तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था? 4,80,000। अभी मूल्य कितना है? 4,11,540। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी हो जाती है। 5% की कमी हो रहा है, मतलब कि 5/100, मतलब 1/20, मतलब 20 और 19। ठीक है, उसका वर्तमान मूल्य 2 वर्ष की बाद की मूल्य पूछा जा रहा है। 2 वर्ष का अगर करना हो, 3 वर्ष का करना होगा तो क्यूब करेंगे उसका। 2 वर्ष का पूछा है तो इसका स्क्वायर करेंगे। 2 वर्ष का पूछा है तो इसका स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 361। तो वर्तमान मूल्य उसका दिया है कितना? यदि उसका वर्तमान मूल्य जो है, वर्तमान मूल्य दे दिया है, ठीक है, ये वर्तमान मूल्य ही दिया है, ये 400 इसके बराबर हो गया, वर्तमान है ना। और 2 साल बाद का मूल्य पूछा है तो 2 साल बाद वो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। तो आप देखिए ये तीसरा कितना गुना है? 2 जीरो कट कर दीजिए और 4 से आप कट करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 4 पंजे 20 और 3 जीरो पर बचेगा, मतलब 5,000। तो जो इसका 2 साल बाद का मूल्य होगा वो भी 5 गुना हो जाएगा, 5,000 गुना हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 5 कम 5 और 3, मतलब कि आपका उत्तर आ जाएगा ये। ठीक है, ये 20 लाख था और ये आपका आ जाएगा 18,05,000। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका आंसर हो गया इसका। 2 वर्ष बाद वर्तमान मूल्य इतना है, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। लिखा है एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत की 10% की दर से घटने लगती है। 10% घट रहा है, मतलब कि 10/100, मतलब 1/10। 1/10 का मतलब कि 10 से 1 कम होगा 9। ठीक है, उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 हो, तो 3 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी थी? ठीक है, करिए। 3 वर्ष की बात की जा रहा है तो 729 हो गया। 9 का घन 729, 10 का घन 1000। वर्तमान कीमत जो है 729 है, ये वर्तमान है। ठीक है, और 3 वर्ष पहले का कीमत पूछ रहा है, तो आपका ये डायरेक्ट आंसर हो गया। 3 वर्ष पहले कितना होगा? 1000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। किसी परीक्षा में बॉयज की संख्या दे दिया है 1000 और गर्ल्स का संख्या दिया है 800। लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% पास हुए या उत्तीर्ण हुए। ठीक है, लड़कों में 60% पास हुए और लड़कियों में 50%। तो उनका परीक्षार्थी का जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत बताइए। देखिए, अगर अब पूछा जा रहा है हमसे परसेंटेज की, अनुत्तीर्ण कितने हुए ना, फेल कितने हुए। यदि 60% लड़कों में पास हुए हैं तो 40% लड़के तो फेल हो गए हैं। तो 60% लड़के पास हुए हैं और 40% फेल हो गए हैं, तो 1000 का 40% कितना होगा? 1000 का 10% हो जाएगा 100, 40% हो जाएगा 400। ये फेल वाले हो गए ना, ये फेलियर का हम लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको फेल का ही परसेंटेज निकालना है। और 50% लड़कियां पास हुई है तो 50% लड़कियां फेल हुई हैं। 800 का 50% हो जाएगा आपका आधा, 400। मतलब ये बच्चे जो है टोटल 400 + 400 बच्चे जो है फेल हुए हैं। इनका प्रतिशत निकालना है तो दोनों को जोड़ दीजिए। 400 + 400 आपका हो गया 800 और डिवाइड करेंगे आप किससे? डिनोमिनेटर पे क्या होगा? टोटल, ये सम होगा इसकी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या होगी। टोटल स्टूडेंट्स की संख्या क्या है? 1000 लड़के हैं और 1000 लड़कियां हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 1800। और परसेंटेज चूंकि हमें निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई किया करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया और इसको डिवाइड कर लीजिए। 18 चौके 72, 8 बचेगा, फिर 18 चौके 72, फिर 8 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो जो फेल हुए हैं उनका परसेंटेज कितना है? 44.4%। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 क्या लिखा है? किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, और 70% हिंदी में और 40% दोनों में। इसको वेन डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। 60 ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है मान लीजिए। 60%
अंग्रेजी में पास हुए हैं, 70% हिंदी में पास हुए हैं और 40% जो है दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था? आपको पता है कि ये 40% जो है दोनों में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो 60 + 70 करेंगे, आपका कितना आएगा? आपका आ जाएगा 130। 130 में से ये जो इंक्लूडेड है दोनों में कॉमन है, उसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 90%। इसका मतलब ये है कि ये हमने पास वाला लिखा है ना, ये हमने लिखा है पास वाला, तो 90% बच्चे जो है दोनों विषयों में क्या है? पास है। तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे 100 - 90%। कितने होंगे? 10% होंगे फेल। 10% जो है फेल हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की जरूरत है। 240% अंक पाता अगर हो तो पास हो जाएगा। 40% जो है पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो है 40% है। बोला यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। देखिए 220 अंक अगर किसी ने पाया है और बोला कि 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 20 अंक से फेल हो गया है। 220 अंक पा करके अगर 20 अंकों से फेल रहा है, इसका मतलब कि वो 20 अंक कम पाया है पासिंग से, तो 20 अंक अगर और पा जाता तो पास हो जाता ना। तो कितना? 240, इसका मतलब 240 पासिंग है। और आपको पहले क्वेश्चन में बोला कि 40% पासिंग, मतलब 240 जो है बराबर किसके है? 240 है, 40% के बराबर। बात समझ में आ रहा है? 240 बराबर हो गया 40% के। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे? उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? 100% होंगे। 40% बराबर 240 है, 100% जो है पास टोटल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 100 में 240 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 40 से भाग दे दीजिए, या इसको डायरेक्ट यहाँ काट लीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, 4 से कट कर लीजिए 24 को 6 बार में, और 100 में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 600 मार्क्स। ये क्या आ गया? ये टोटल अधिकतम मार्क्स आ गया ना। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 97, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। लीजिए 20% अंक पाया और 30 अंक से फेल हो गया। अगर 30% अगर इसको पा जाता तो ये पास हो जाता, मतलब 20% + 30 अगर कर दिया जाए तो ये पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है, और अन्य प्रत्याशी बोला 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त कर गया, अगर 42 अंक कम भी पाता तो पास रहता है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, ये भी पासिंग मार्क हो गया, ये भी पासिंग मार्क हो गया। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है, निकाल लीजिए। सबसे पहले यहाँ इसको सॉल्व करिए। 20% को आप राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12%। ठीक है, और 42 को इस साइड लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 72, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 12% बराबर 72 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि 1% की वैल्यू है 6 नंबर की। 1% जो है 6 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, 12% बराबर, तो 1% बराबर 6 मार्क्स। तो बोला पास होने वाले अंकों का पैसा, अगर अंक पूछता तो हम अंक निकालते, लेकिन अंकों का प्रतिशत पूछा है तो देखिए अंक कितने प्रतिशत होंगे, मतलब पास होने के कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि 20% तो पहले दिया हुआ है, और अगर 30 नंबर पाता है तो पास होता है। तो 30 नंबर कै % है, और निकाल के जोड़ दीजिए। 1% बराबर 6 नंबर है, तो 30 नंबर जो कितने? 6 पंजे 30, मतलब 5% के बराबर है। ये कितना परसेंट है? ये 5% है। तो 6 पंजे 20% + 5%, कितना ऐड करेंगे? कितना आ जाएगा? 25%। इसका मतलब कि 25% जो है पासिंग है। ये आपका आंसर हो जाएगा। या यहाँ पे देखिए 32% - 42, 42 6 नंबर का 1% है, तो 42 जो है 6 7 42, 7% के बराबर है। 32% में 7% माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, आपका आंसर जो है ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। मान लीजिए एक ने x प्राप्त किया, दूसरे ने x + 9 प्राप्त किया। भाई बोला है उसके प्राप्तांक दोनों अंकों के योग के 56% के बराबर थे। जो 9 अंक अधिक प्राप्त किया है उसके जो प्राप्तांक है, किसकी बात कर रहा है? x + 9 की बात कर रहा है। जो 9 अंक x + 9 जो है इसके जो प्राप्तांक है दोनों अंकों के योग थे,
दोनों अंकों का योग कर दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 9 योग करेंगे, मतलब सम करेंगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस 9 हो जाएगा। और बोला इसका 56% के बराबर है, इसका 56% है, x प्लस 9 जो है 2x प्लस 9 का 56% है, 56/100, 56/100 को सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 28, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, और कट कर लीजिए, आ जाएगा आपका 14, आपका आ जाएगा 25, ठीक है। 25 को आप इस साइड भेज के मल्टीप्लाई कर दिए, आपका हो जाएगा 25x प्लस 225 बराबर में आपका जाएगा 28x, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर इन दोनों एक्सप्रेशन में, 28x प्लस 14 नमा 126, सॉल्व करिए, 25 को इस साइड लेके आइए, आपका 3x बचेगा, 124 उस साइड जाएगा, ऐड हो जाएगा 225 और 125 आप ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 350 और 351, ये आपका जाएगा 351, इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक सेकेंड नहीं भाई ये ऐड नहीं होगा, ये माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, यहाँ पे 25x ये तो माइनस होगा, ये आपका 3x आ गया, और 126 इस साइड आएगा तो प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो बता दीजिए 15 से क्या 9 बचा 9 99 आ जाएगा ना, 3 से कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 33, तो मतलब x की वैल्यू आपकी आ गई 33, ठीक है, तो x की वैल्यू 33 आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 33, तो x प्लस 9 कितना होगा 33 प्लस 9 42, तो यही दोनों के अंक है, यही आपका आंसर हो गया, यही जो है आपका आंसर हो गया बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पार्ट में भी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है और हमारा टाइम 1 घंटा 6 मिनट हो चुका है, इस 2 क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं और इस पार्ट को समाप्त करते हैं। ये पार्ट बच्चों में जो दोबारा बनाना पड़ा, मैंने कल इसको बनाया 1 घंटा पूरा जो है मेहनत किया, और उसके बाद लेकिन पता चला कि वीडियो जब स्टॉप किया गया तो वहाँ पे लिपसिंग मैच नहीं कर रहा है, मैं लिख रहा हूँ कुछ और बोल रहा हूँ कुछ और, तो इस पार्ट को दोबारा बनाना पड़ रहा है, बहुत गुस्सा आया लेकिन फिर भी करना है, मैंने उस वीडियो को डिलीट किया, अपलोड करने के बाद डिलीट किया। आइए फिर से मैं दोनों दोबारा बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, समझिए और आप भी साथ में मेहनत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा मैथ में जो आप ना कर पाए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 199, इसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। देखिए 52% विद्यार्थी हिंदी में 52% और अंग्रेजी में 42% फेल हो गए, ठीक है। और बोला 17% इन दोनों विषयों में पास हुए, सॉरी 17% जो है इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो 17% मतलब इनका क्या है कॉमन है, 17% जो है कॉमन है, मतलब 17% यहाँ पे बीच में होगा, इन दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ दीजिए और 17% को घटा दीजिए क्योंकि 17% कॉमन है, तो 52 तो 54, ये आपको हो जाएगा 94%, आप ऐड करेंगे 52% प्लस 42% आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 94% आ जाएगा, ठीक है। 94% में आप माइनस कर दीजिए 17%, कितना आ जाएगा 77%, इसका मतलब कि 77% विद्यार्थी जो है फेल हो गए हैं, अगर 77% फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे, पास हुए होंगे आपके 100% माइनस 77%, कितना आ गया 23%, ये आपके होंगे क्या पास, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और ये हमारा इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, वेन डायग्राम बनाते हैं, 60% अंग्रेजी में, 60% अंग्रेजी में और 70% जो है गणित में उत्तीर्ण हुए, ये पास हो रहे हैं, ठीक है। और 20% उम्मीदवार जो है अनुत्तीर्ण हो गए दोनों विषयों में, अगर 20% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो इसका मतलब 80% उत्तीर्ण होंगे,
20% अगर फेल हो रहे हैं तो 80% क्या होंगे, पास भी होंगे दोनों में। तो 80% हम कॉमन लिखेंगे यहाँ पे। ऐड करिए, क्या करेंगे, ऐड करिए 60 और 70, 60% प्लस 70% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130%। और आपको पता है कॉमन हम घटाते हैं, 130% में से आप 80% घटा देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 50%। इसका मतलब कि 50% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाली संख्या कितनी है, 2500। 50% बराबर हो गया आपका 2500। तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या कितनी थी, 100% होगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको पता है कि डबल है इंटू 2 है, तो ये भी डबल होगा, मतलब ये आपका हो जाएगा 5000, और ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। मैंने अभी जो है इस वीडियो में 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है कि बेसिक अप्रोच के साथ साथ स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताई जाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप थोड़ा इनोवेशन, जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद से भी इनोवेटिव तरीके से सोच सकें और चीज़ों को थोड़ा छोटा कर सकें। ठीक है, अगर आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे, आपका जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा अप्रोच सॉल्व क्वेश्चन को हल करने का अप्रोच तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, आपका धन्यवाद।